वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो आपका बिहार स्टेट आने वाला है 2024 को, जो आपका बिहार स्टेट आने वाला है फ्रेंड्स, उसके लिए आज हम जनरल नॉलेज के जो है कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये सामान्य अध्ययन का पेपर होगा जो कि आपका कुल 20 नंबर का जो होता है, आपको पता होगा। और जो 30 नंबर के सवाल आते हैं वो आपके शिक्षण कला से आते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जल्द ही कोशिश करूंगी कि आर्ट ऑफ टीचिंग से भी आपके सवाल करवाए जाए। और फ्रेंड्स, आपका एग्ज़ाम जो है आयोग के द्वारा कहा गया है कि 1 मार्च 2024 से जो है आपका 20 मार्च 2024 तक करवाया जाएगा और 15 दिसंबर तक आपका जो है एक एकेडमिक कैलेंडर जारी किया जाएगा बिहार स्टेट में। तो फ्रेंड्स, तैयारी अभी से कर लीजिए, क्योंकि जो भी स्टूडेंट इस बार 2023 में जो है बिहार स्टेट जो हुआ था आपका उसमें नहीं बैठ सके हैं, तो आने वाले स्टेट में आप जो है बैठ सके। और इस पेपर को क्लियर करने के बाद जो है फ्रेंड्स, ताकि आप जो भी अगस्त में आपका नोटिफिकेशन आने वाला है TRE 3.0, उसको आप क्लियर कर सके आसानी से। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। और जो आपका सामान्य अध्ययन का पेपर के जो कुल 20 सवाल आएंगे उसके पेपर को सॉल्व करते हैं। और एक बात बता दूं फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स का भी काफ़ी अच्छा खासा वेटेज आ रहा है आजकल पेपर में। जो अभी आपका ट्री 2.0 हो रहा है उसमें भी जो है करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छे पूछे गए हैं, तो उसकी भी तैयारी मेरे चैनल पर करवाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। फ्रेंड्स, आज का पहला सवाल है, फूलों वाले किस पौधों में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियाँ पैदा होती हैं? ऑप्शंस हैं गुलाब का फूल, बी ब्रायोफाइलम, सी केला या ब्रायोफाइटा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, ब्रायोफाइलम। फूलों वाले ब्रायोफाइलम पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में जो होती हैं कलियां पाई जाती है। और ब्रायोफाइटा जो है यह आपके वनस्पति जगत का सबसे बड़ा जो है क्लास माना जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, निम्नलिखित में कौन सा युग्म नियत तापी प्राणियों का है? ऑप्शंस दिए गए हैं, मकर तथा शतुरमुर्ग, हैगाफिश, डॉगफिश, मोर तथा ऊंट या कछुआ तथा शुतुरमुर्ग। तो फ्रेंड्स, कौन सा जो आपका जोड़ा है यह नियत तापी प्राणियों का है? तो यह हो जाएगा आपका मोर तथा ऊंट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, नियत तापी प्राणी उसे कहते हैं जिसके रक्त का तापमान अन्य शीत रक्ती जानवरों की तुलना में जो होता है अधिक होता है, यानी जो कोल्ड ब्लडेड जानवर होते हैं उसके जो है तुलना में थोड़ा सा अधिक होता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। दृढ़ता गुणांक का मात्रक है, तो किसका मात्रक है फ्रेंड्स? तो यह मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर का। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूं, आप जो है अभी से ही तैयारी में लग जाइए फ्रेंड्स, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है अब बिहार काफ़ी ज़्यादा मिशन मोड में काम कर रही है। और आप देख ही रहे हैं कि टाइम टू टाइम हर एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा लिया जा रहा है। तो ऐसे में अगर आपका 1 मार्च से 20 मार्च तक कहा गया है कि बिहार स्टेट का पेपर करवा लिया जाएगा, तो आप बिल्कुल भी ना देर करें। जरा सा भी लापरवाही जो है आपको भारी पड़ सकती है, इसलिए तैयारी अभी से करें। तो देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, जिंक का, ताम्र, अभ्रक या एल्युमिनियम का। तो आपको पता होगा जो बॉक्साइट है यह आपके एल्युमिनियम का, बॉक्साइट जो है फ्रेंड्स एल्युमिनियम का अयस्क माना जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। और एक जीके का क्वेश्चन आप इससे रिलेट कर सकते हैं फ्रेंड्स, कि जो बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं यह गुजरात है, सॉरी फ्रेंड्स उड़ीसा है, फिर आपका गुजरात है और फिर आपका झारखंड है। तो ये क्रम याद रखिएगा, सबसे बॉक्साइट का अधिक उत्पादन आपके उड़ीसा राज्य में होता है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। निम्नलिखित में कौन सा लवण पानी में घुलनशील नहीं है? बताना है जो आपका लवण है यह पानी में घुलनशील नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन बी है यह आपके लवण में घुलनशील नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? ऑप्शंस है, सल्फर, बी सोडियम,
क्लोरीन या डी हाइड्रोजन। तो कौन सा तत्व है फ्रेंड्स जो अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? तो हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जो सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। आवर्त सारणी में निम्न में किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता एफिनिटी होती है? आपको बताना है जिसमें शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं रेडियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या रेडॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी रेडॉन। आवर्त सारणी में रेडॉन की शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और रेडॉन क्या है? रेडॉन एक नोबल गैस है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा रेडॉन के बारे में। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में आयरन पर जंग लगने के कारण कौन से कारण है? आपको बताना है जो आयरन में जंग लगता है ये किस कारण से लगता है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया या CO2 के साथ रासायनिक क्रिया। तो आपको कूट की सहायता से आंसर बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीडेशन तथा ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करने के कारण जो होता है आयरन में जंग लगता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक सवाल पूछता है क्या कि लोहे में जंग लगने के कारण उसका वजन में क्या होता है? तो उसका वजन जो होता है फ्रेंड्स बढ़ जाता है। ये आपको सवाल पूछता है कई बार कि बढ़ता है, घटता है, और कुछ नहीं होता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार से भी सवाल आपके आते हैं। तो आप याद रखिएगा जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार जो होता है अधिक हो जाता है। और लोहे पर जंग लगना क्या होता है? केमिकल जो होता है रिएक्शन होता है या जिसे हम रासायनिक क्रिया कहते हैं। ये भी फैक्ट आप याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म मानव शरीर के किस भाग और क्षमता को प्रतिकूलतः प्रभावित करती है? तो कौन करती है फ्रेंड्स? तो आपको पता होगा अबिंदुकता जो है यह आपके किस भाग को प्रभावित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंखें और दृष्टि को करती है। जो आपका अबिंदुकता है यह आपके आंखों की बीमारी होती है और यह रोग कॉर्निया और लेंस की वक्रता के दोषों के कारण होता है। इसे भेंगापन भी कहा जाता है फ्रेंड्स और एक भाषा में। चलिए आगे देखेंगे हम एथलीट फुट रोग किससे होता है? तो यह होता है आपके फंगस से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स यह रोग टीनिया पेडिस नामक फंगस से होता है। अगर आपसे फंगस का नाम पूछे तो टीनिया पेडिस याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होता है, क्या होता है फ्रेंड्स? तो डिप्थीरिया जो रोग होता है इससे गला जो होता है हमारा ग्रसित होता है। इसमें इफेक्ट जो होता है गला होता है। और यह रोग जो होता है आपका कोरिनो बैक्टीरियम डिप्थरी नामक जीवाणु से होता है। और इस रोग में जो होता है जब आदमी श्वास नालियों में जाली सी बन जाती है, इसके कारण जो होता है प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं ग्लूकोमा व ट्रैकोमा बीमारी है, किस चीज़ की बीमारी है आपको यह बताना है। तो फ्रेंड्स यह आंखों की बीमारी है, सभी को पता होगा। इसमें आंखों का कॉर्निया बढ़ जाता है और आंखें जो होती हैं यह लाल हो जाती हैं। तो याद रखिएगा ग्लूकोमा और ट्रैकोमा आंखों की बीमारी है। आगे देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बताना है आपको किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिड पाया जाता है फ्रेंड्स। तो किस में क्या पाया जाता है? तो अगर आप मिलाएंगे तो पाएंगे जो आपका एसिटिक एसिड है यह किस में पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है। ब्यूटेरिक एसिड मक्खन में पाया जाता है और सिट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है। तो क्या आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन अगर आप बी को देखेंगे तो यह सही है आपका 3 4 1 2। आप भी प्लीज़ मिलाकर देख लीजिए। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? बस, CPU, VSB या MIDI? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा MIDI। जो विशेष प्रकार के संगीत उपकरण होते हैं उसके साउंडों को MIDI पोर्ट से जोड़ा जाता है। बात करें MIDI के फुल फॉर्म की फ्रेंड्स तो याद रखिएगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल है हमारा ड्रम प्रिंटर डैश प्रकार के प्रिंटर का एक उदाहरण है।
तो यह जो हो जाएगा आपका लाइन प्रिंटर का एक उदाहरण है फ्रेंड्स। याद रखिएगा, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा कथन सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जो है सत्य है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसे सतत विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है। यह जो है आपके सेकेंडरी मेमोरी के बारे में सत्य कथन है। नेक्स्ट देख ले, और सेकेंडरी मेमोरी को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, पता ही होगा सभी को। चलिए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। एक कूली 13 केजी के सामान को ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, जहां आपको g बराबर 10⁻⁻ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। तो आपका जो है फ्रेंड्स फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो पाएंगे ऑप्शन क्या हो जाएगा, 195 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं अगले सवाल को। 18वां सवाल है आपका, निम्नलिखित का मिलान करें और सही कोड का चयन करें। तो फ्रेंड्स जब आप इसे मिलाएंगे तो पाएंगे जो क्विक लाइम या बुझा हुआ चूना होता है, इसको क्या कहा जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। स्लैग्ड लाइम किसे कहते हैं, तो स्लैग्ड लाइम कहा जाता है फ्रेंड्स CaOH2 को कहा जाता है। यूरिया फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका NH2। ऑप्शन P हो जाएगा। और जो वॉशिंग सोडा होता है इसे हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। तो इस प्रकार से जब आप मिलाएंगे तो आप पाएंगे जो इसका ऑप्शन C है यह बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। न्यूलैंड्स, मेंडलीव और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने डैश का विकास किया था। तो किसका विकास किया था, तो इन्होंने जो है आवर्त सारणी विषय वस्तु का जो है विकास किया था। ये सभी नाम याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा गुण क्षार का नहीं है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का क्वेश्चन है आपको, कौन सा जो गुण होता है वह बेस यानी क्षार का नहीं है। तो ऑप्शन सही से पढ़ने पर पाएंगे फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वे नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करते हैं। यह कथन जो है आपका गलत है, क्योंकि क्षार जो होता है गुलाबी लिटमस को नीला करता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो है आपका नीले लिटमस को लाल रंग करना, ये आपका एसिड का काम होता है। तो ऑप्शन C हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है। तो यह लाया जाता है डिंब वाहिनी के द्वारा। ऑप्शन C हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए, जो क्लोरोफिल होता है फ्रेंड्स, यह आपके जब आप मिलाएंगे तो प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक होता है। यह हीमोग्लोबिन, यह रक्त का प्रोटीन होता है। पेनिसिलिन, यह एक एंटीबायोटिक होता है। और BCG का जो टीका लगता है 6 रोग में लगता है। तो सभी एक दूसरे से मेल खा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन A हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, भविष्य का ईंधन कौन सा है। कई बार एग्जाम में यह सवाल पूछा जाता है फ्रेंड्स, और करंट अफेयर्स के तौर पर भी रहता है। तो जो भविष्य का ईंधन है यह हाइड्रोजन को कहा जाता है। याद रखिएगा, इसके प्रयोग से किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल है, एक धातु प्रायः अति चालकता सुपर कंडक्टिविटी ग्रहण करती है कमरे के तापमान पर, उच्च तापमान पर, प्लाज्मा अवस्था में या क्रायोजेनिक में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन D, क्रायोजेनिक तापमान पर जो होता है आपका अति चालकता ग्रहण करती है धातु। तो ऑप्शन D इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, फेल्सफार अयस्क है, किसका अयस्क है, तो यह आपके अल्मोनियम का अयस्क हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन में नहीं दिए जाने के कारण ऑप्शन D इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप याद रखिएगा, यह आपके एल्युमिनियम का जो है एक अयस्क है। अब देखेंगे फ्रेंड्स आगे के सवालों को, जो कि आपका सामान्य अध्ययन का सवाल है। पहले हम लोगों ने साइंस के सवालों को सॉल्व किया, अब आपका जो है जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस आएंगे। चलिए, कीमत विभेद कम लाभदायक होता है, किस स्थिति में, आपको यह बताना है। तो जब दो बाजारों में मांग की लोच भिन्न भिन्न हो तब जो होता है कीमत विभेद कम लाभदायक होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, A इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे सवालों को, मांग नियम के अनुसार जब कीमत बढ़ती है तब मांग बढ़ जाती है। क्या होता है, जब कीमत बढ़ती है तब मांग
बढ़ जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, जब आयात और निर्यात द्वारा किसी देश में आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने दिया जाता है तो उस अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? तो उस अर्थव्यवस्था को हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। उत्पादन फलन का अभिप्राय है, तो उत्पादन फलन का क्या अभिप्राय होता है? तो भौतिक आघात तथा भौतिक निर्गत के बीच संबंध। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व एवं प्रबंध निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाता है? तो यह सरकार के द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व एवं प्रबंध सरकार के अधीन होता है। और बात करें निजी क्षेत्र के स्वामित्व एवं प्रबंध की, तो यह निजी व्यक्तियों के द्वारा होता है। और जहां मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है वहां निजी प्लस सरकार दोनों के जो होता है प्रबंध उसका दोनों के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है फ्रेंड्स? तो यह होते हैं विपक्षी दल के नेता। ऑप्शन ए हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं और लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है यह प्रायः विपक्षी दल का नेता होता है। अब देखेंगे अगले सवाल को। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यह हैं आपके धनंजय वाई चंद्रचूड़। ऑप्शन बी हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में जो है आपके धनंजय वाई चंद्रचूड़ हैं। अगला सवाल है आपका, भारत में निम्न में किस पर किए गए खर्चों के लिए हर वर्ष बजटीय अनुमोदन लेने की ज़रूरत नहीं होती है? तो किसके लिए ज़रूरत नहीं होती है? तो प्राकृतिक संकट के लिए जो होता है आपका बजटीय अनुमोदन लेने की ज़रूरी नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट। और भारत में मुख्यतः जो सार्वजनिक हित में जो होता है निधि, यह 2 प्रकार की होती हैं, एक संचित और एक आकस्मिक निधि होता है। अगला सवाल है आपका, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा, संविधान सभा के निर्माण के लिए जो है अनेक समितियां बनाई गई थी, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थे और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आगे देखेंगे अगले सवाल को। निम्नलिखित में किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? तो यह रिट को हम जारी करते हैं फ्रेंड्स दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के खिलाफ। ऑप्शन ए सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल में देख लेते हैं, गुरु गोविंद सिंह का शिक्षा कहाँ से हुई और उन्हें पर्शिया कहाँ सीखी? लाहौर में, अमृतसर में, पटना में या अम्बाला में? तो कहाँ से सीखी थी पर्शिया उन्होंने? तो यह सीखा था उन्होंने पटना से। याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी को हुआ था पटना साहिब में और इन्होंने जो है पाहुली प्रणाली की प्रथा को जो भी जन्म दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 37 में है आपका, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र के जो प्रारंभकर्ता थे यह थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इन्होंने सन 1938 में जो है लखनऊ से इसे प्रारंभ किया था। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? कमल, पलाश, गेंदा या गुलाब? तो क्या है फ्रेंड्स? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाश कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति इरूला, चांग, गरोस या खोंड? कौन सी जनजाति तमिलनाडु में मुख्यतः पाई जाती है? तो इरूला पाई जाती है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इरूला। और भी अगर कई जनजातियों के नाम याद रखना चाहते हैं, कई बार जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो जैसे टोडा, कोटा, पालियान, ये जनजाति जो है अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारत की प्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? आपसे यह बताना है। तो हंगुल था फ्रेंड्स। हंगुल परियोजना 1970 को शुरुआत किया गया था जिसका, और यह भारत का पहला वन्य जीव संरक्षण परियोजना था। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? तो यह आपके कानपुर में खोली गई थी प्रथम ऊनी कपड़ों का मिल, और यह कब खोली गई थी? तो 1870 के दशक में जो है खोला गया था। आगे देख लेते हैं, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? कब हुआ था फ्रेंड्स? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 1917 ईस्वी को चंपारण सत्याग्रह का आरंभ गांधी जी के द्वारा जो है
चंपारण, बिहार के चंपारण में किया गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अमजद अली खान किसको बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो यह सरोद बजाने के लिए जाने जाते हैं। जो अमजद अली हैं इनका संबंध सरोद से है। ये प्रसिद्ध सरोद वादन के प्रसिद्ध कलाकार हैं। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 को, जम्मू और कश्मीर का शासकीय भाषा कौन सा है? तो जहाँ पे वो जिस भाषा से शासन करते हैं, जो उसका शासन करने की जो भाषा होती है वह कौन सी है? तो यह भाषा उर्दू है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। उर्दू इसकी शासकीय भाषा है। और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय भाषा की बात करें तो यह डोगरी है फ्रेंड्स। दोनों अलग अलग फैक्ट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग कहाँ पर है? आपको यह बताना है। लुधियाना, अमृतसर, रोहतक या दिल्ली? तो आपको पता होगा प्रसिद्ध जालियांवाला बाग जो है ये आपके अमृतसर में है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में है, प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुल 4 जो होती हैं मुख्य किस्में होती हैं प्राकृतिक रेशम की। इसमें पहला होता है शहतूत, ईरी, टसर और मूंगा। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट वीवीआई सब क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट है, जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये जो भी क्वेश्चंस आप देखने को मिल रहे हैं फ्रेंड्स, अक्सर जो देखेंगे आप हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। और अभी अगर आप बीपीएससी ट्री में देखेंगे, ट्री 2.0 में देखेंगे तो फ्रेंड्स कुछ ऐसे ही सवाल आपको देखेंगे। लगता है कि बहुत ज़्यादा हम मतलब इधर उधर से क्वेश्चंस होते हैं। आप अगर क्वेश्चंस को सही तरीके से देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो भी मतलब क्वेश्चंस होते हैं वो आपके सिलेबस बेस्ड होते हैं और कुछ इसी प्रकार के होते हैं। चलिए देखेंगे अगले सवाल को, जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जारवा जनजाति भारत के अंडमान जो होता है द्वीप में पाया जाता है। नेक्स्ट है, नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? सभी को पता होगा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। तो 1 जनवरी याद रखिएगा और 2015 को। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं यह प्रधानमंत्री होते हैं। आगे देखेंगे हम, मेघास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो मेघास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था फ्रेंड्स? आक्रमणकारी था, राजदूत था, पुजारी था या मंत्री था? तो यह राजदूत थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत बनकर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और इन्होंने प्रसिद्ध इंडिका नामक जो है पुस्तक की रचना की थी। ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है। इंडिका, इन्होंने काफ़ी चर्चित पुस्तक लिखी थी और इनके अनुसार मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांट रखा था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को, साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो साप्ताहिक चार्ली हेब्डो जो है यह प्रकाशित की जाती है पेरिस से। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो गोवा से पहले पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो यह थी आपकी कोचीन। याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारत में आने वाला पहला यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसकी स्थापना 1498 में की गई थी भारत में। नेक्स्ट सवाल में है आपका, अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो कालिदास की यह बुक है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये फैक्ट याद रखिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और इनका जो है प्रथम अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था, सर विलियम जोन्स के द्वारा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसको इंग्लिश में नाम क्या दिया गया? फेटल रिंग। इस पुस्तक का नाम क्या था? फेटल रिंग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर एक पूर्व वायसराय कौन था? तो यह थे आपके वेवेल। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो ऑस्ट्रिया ने किया था फ्रेंड्स। ऑस्ट्रिया ने 18वीं शताब्दी में जर्मनी पर शासन किया था। अगला सवाल है, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? तो यह किया था आपका अकबर ने। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले सवाल में है, बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। तो स्तूप पूछा गया है किसका प्रतीक है? तो स्तूप जो है फ्रेंड्स ये संबंधित है मृत्यु से। याद रखिएगा, बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप मृत्यु का प्रतीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है?
स्विट्ज़रलैंड, यूके, ऑस्ट्रिया या स्वीडन में? तो रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है ये आपके स्विट्ज़रलैंड में जेनेवा में अवस्थित है, जेनेवा में अवस्थित है। और इसकी स्थापना जो है 1863 में हेनरी ड्यूरेंट ने की थी, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 को। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका अनुवाद किया गया था आपका अरविंद घोष ने, अरविंद घोष ने। नेक्स्ट सवाल में है, कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, धन्वंतरि या भास्कर? तो कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं फ्रेंड्स? तो यह हो जाएंगे आपके धन्वंतरि, ऑप्शन सी हो जाएगा। यह आप अपने आयुर्वेद ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं। और धन्वंतरि को ही भारत के आयुर्वेद का पिता भी कहा जाता है। और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के जो हैं दरबार में रहने वाले चिकित्सक हैं। बात कर ले आर्यभट्ट की, तो इन्होंने आर्यभट्टियम में दशमलव प्रणाली का जो है वर्णन किया था और सूर्य सिद्धांत भी इसके द्वारा लिखा गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ब्रह्मगुप्त जो है, जो ब्रह्मगुप्त हैं, यह भी मोस्ट वीवीआई एक गणितज्ञ हैं, मैथमेटिशियन हैं। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी। और बात कर ले भास्कर की, तो भास्कर ने 3 ग्रंथ की रचना की थी, महाभास्कर्य, लघु भास्कर्य और भाष्य। तो ये तीनों के फैक्ट आपको मैंने बता दिया, आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो आइसोबात कहा जाता है, याद रखिएगा, आइसोबात। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 को। भारतीय संविधान कि किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान बनाया गया? तो यह बनाया गया था अनुच्छेद 243 आई को। नेक्स्ट सवाल है आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? सब क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चंस फ्रेंड्स लगभग आपको देखने को मिलेगा, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए इसका राइट आंसर बता दीजिए। तो बिहू जो है फ्रेंड्स, यह असम राज्य का जो है आपका लोक नृत्य है। नेक्स्ट है आपका, पेरू की राजधानी कौन सी है? प्रामारिबो, लीमा, नूक या एमस्टरडम? तो कौन सा है पेरू की राजधानी है क्या? तो लीमा हो जाएगा फ्रेंड्स, जो लीमा है यह पेरू की राजधानी है। अगला सवाल है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई? तो यह आपकी पुस्तक जो है खुशवंत सिंह ने लिखी थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, सहारा रेगिस्तान के किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो जो सहारा है फ्रेंड्स, यह अवस्थित है आपके अफ्रीका में, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 में है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 17 जो है आपका अस्पृश्य सत्ता का अंत करने से संबंध रखता है। नेक्स्ट है आपका, बिहार में किसान सभा की स्थापना किन के द्वारा की गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण या स्वामी अग्निवेश के द्वारा? तो सभी को पता होगा, बिहार में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है आपका, ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? तो ब्लैक पैगोडा कहते हैं इसको हैं हम, ब्लैक पैगोडा के नाम से हम कोणार्क के सूर्य मंदिर को जानते हैं। इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। यह जो है आपका कोणार्क, यह आपके उड़ीसा राज्य में अवस्थित है फ्रेंड्स। कहाँ पर? तो उड़ीसा राज्य में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्य सरकार को राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो यह स्रोत माना जाता है आपका बिक्री कर। नेक्स्ट है, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो जो मयूराक्षी नदी है इसका उद्गम स्थल त्रिकुट पहाड़ी है। कहाँ पर? त्रिकुट पहाड़ी है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जीरादेई निम्न में किस जिले में स्थित है? तो जो जीरादेई है यह सिवान के जिले में अवस्थित है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के जो है अस्थाई अध्यक्ष थे ये, और यह भारत के 2 बार राष्ट्रपति भी चुने गए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय शासक के जनक कौन है? तो स्थानीय शासक के जनक माने जाते हैं लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी हो जाएगा। इन्होंने 1884 ईस्वी को जो है स्थानीय शासन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट सवाल में है आपका, धूपगढ़ किस पर्वत क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी है? तो यह चोटी है आपके सतपुड़ा पहाड़ी की,
ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से धन के निष्कासन की नीति की व्याख्या निम्नलिखित में किस पुस्तक में की थी। तो फ्रेंड्स, इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी यह था आपका पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, अस्पृश्यता के अंत संबंधी उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह अनुच्छेद 17 में किया गया है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और याद रखिएगा मौलिक अधिकार जो होता है यह आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था और इसका वर्णन आपके भाग 3 में किया गया है 12 से 35 अनुच्छेद में। और बात करें मौलिक अधिकारों को तो कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है आपका संपत्ति का अधिकार हटाकर जो है इसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर इसे अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया। और अब बात करें तो मौलिक अधिकारों की संख्या जो है कुल 5 है। पहला है आपका समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का इम्पोर्टेंट सेशन। प्लीज़ वीडियो कैसा लगा फीडबैक दीजिएगा और जिन भी स्टूडेंट को इसका PDF चाहिए वो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।